हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज कामिनी सिंह और आज हम एक बार फिर से क्लास 7th का साइंस का सैम्पल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। हम इसका ए पार्ट और बी पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम सी पार्ट करेंगे। अगर आपने ए और बी पार्ट नहीं देखा है तो आप यहाँ आई बटन पे क्लिक करके लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें हमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है और फिर उसके बाद पैराग्राफ पर बेस्ड 3 क्वेश्चंस हैं, उन्हें हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉमनली सीन इन ग्रास फील्ड, यानी कि हरे और कोमल तने, मतलब जो स्टेम होता है वो सॉफ्ट होता है और जो ग्रीन होता है, ऐसे हम ग्रास फील्ड्स यानी कि जो घास के मैदान हैं उसमें ऐसे पौधों को देख सकते हैं। दे आर यूजुअली शॉर्ट, छोटी हाइट के होते हैं, एंड मे नॉट हैव मेनी ब्रांचेस, यानी कि उनकी बहुत सारी शाखाएं नहीं होती हैं, कुछ शाखाएं ही होती हैं। सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ स्टेम, यानी कि कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो कि बेस पर, स्टेम के बेस से ही उनमें ब्रांचेस आनी शुरू हो जाती हैं। द स्टेम इज हार्ड, ये वाले जो पेड़ होते हैं इनकी स्टेम हार्ड होती है, बट नॉट वेरी थिक, बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं होती। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत लंबे होते हैं और उनके जो तना होता है वो चौड़ा भी होता है और हार्ड भी होता है। द स्टेम्स हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट, यानी कि स्टेम में ब्रांचेस ऊपर वाले हिस्से में आएंगे, ऐसे जो पेड़ होते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, आखिरी वाले का नाम हमें दिया हुआ है कि जिनके तने मोटे होते हैं और हार्ड होते हैं, ब्रांचेस ऊपर से निकली होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रीज बोलते हैं। अब देखते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड, यानी कि हरे और कोमल तने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए श्रब, बी ट्री, ट्री तो देखिए बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हमने अभी ऊपर भी पढ़ा कि ट्री क्या होते हैं। सी हर्ब्स यानी कि शाक, और डी आरोही यानी कि क्लाइंबर्स। तो देखिए इस तरह के पौधों के बारे में बात हो रही है जो कि घास के मैदान में आपको छोटे छोटे दिखते हैं। इनकी बहुत ज्यादा ब्रांचेस नहीं होती हैं, लीव्स होती हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, और इनके जो स्टेम वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट होता है, ये भी ग्रीन कलर का होता है और इन्हें हम कहते हैं हर्ब्स। सी ऑप्शन शाक बोलेंगे हिंदी में, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2, प्लांट्स विद वीक स्टेम्स दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड, यानी कि ऐसे पौधे जिनके जो तने होते हैं वो कमजोर होते हैं और ये सीधे खड़े नहीं हो पाते, पर ये जमीन में ऐसे इस तरीके से लेटे हुए होते हैं, इनका क्या नाम है हमें बताना है। तो ट्री तो बिल्कुल भी नहीं ऑप्शन है ना, अभी हमने पढ़ा कि वृक्ष क्या होते हैं, वो लंबे होते हैं, ऊपर होते हैं, सीधे होते हैं। शाक भी हमने देखा कि वो होते तो सीधे ही हैं, ठीक है, अपराइट खड़े होते हैं। अब इसके बाद क्लाइंबर्स और क्रीपर्स, यानी कि आरोही और विसर्पी लता, इसमें से हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो होगा क्रीपर्स। क्लाइंबर्स कौन से? अगर इन्हीं पौधों को हम किसी चीज के ऊपर क्लाइंब करने दें, यानी कि सहारा उनका ले ले और ये क्लाइंब करने लगे, तो इन्हें हम क्लाइंबर बोलेंगे, बट हमारा यहाँ सही ऑप्शन होगा विसर्पी लता या फिर क्रीपर्स। इस तरीके के दिखते हैं ये कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लांट्स दैट डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ स्टेम, बेस से ही स्टेम्स के ब्रांचेस स्टार्ट हो जाती हैं, ये थिक होते हैं। इनका जो तना है वो ज्यादा थिक नहीं होता लेकिन हार्ड होता है, उन्हें हम कहते हैं ऑप्शन नंबर ए श्रब्स या फिर झाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसे हम पढ़ लेते हैं पहले और फिर इसके बेसिस पर जो 3 क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व कर लेंगे। Each dish is usually made up of one or more ingredients. हर जो डिश हम खाते हैं वो एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स की बनी होती हैं। Which we get from plants और animals. ये चीजें या तो हमें प्लांट से मिलेंगी या फिर एनिमल्स से। जैसे प्लांट से हमें मिलते हैं स्पाइसेस, जितने हम मसाले हैं, इसके अलावा जितनी सब्जियां हैं, फल हैं, ये सब हमें प्लांट से मिलेंगे। एनिमल्स से हमें अंडा, दूध, मछली, ये सारी चीजें हमें एनिमल्स से मिलेंगी। These ingredients contain some components that are needed by our body. ये जितने भी ingredients हैं ये हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक घटक हैं, हर component किसी न किसी फूड आइटम में पाया जाएगा। These components are called nutrients. ये क्या
कहलाते हैं पोषक तत्व। इन एडिशन, अलग से जो पोषक तत्व के अलावा कुछ फूड आइटम्स में हमें डाइटरी फाइबर यानी कि आहारी रेशे और पानी भी मिलता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है। लेकिन जो तीन मेन हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, हमने चैप्टर में पढ़े हुए हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और इसके अलावा फैट, यानी कि हिंदी में फैट का दूसरा नाम क्या है, वसा। बाकी दोनों को हिंदी में भी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ही कहते हैं। इस पर बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ न्यूट्रिएंट, इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट नहीं है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट या फिर डाइटरी फाइबर। तो हमारा सिंपल सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, आहारी रेशे। सेकेंड क्वेश्चन, द बॉडी बिल्डिंग फूड इज, बॉडी बिल्डिंग यानी कि शरीर के लिए जो शरीर वर्धक भोजन है वो इनमें से कौन सा है। तो प्रोटीन या फिर राइस या फिर फिश या फिर ए और बी, ए और सी दोनों। देखिए, बॉडी बिल्डिंग फूड की बात की गई है, न्यूट्रिएंट की नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पर न्यूट्रिएंट की बात की जाती तो हम कहते प्रोटीन, सिंपल सा आंसर। लेकिन यहाँ फूड आइटम की बात की गई है तो या तो हमारा राइस करेक्ट होगा और या फिर फिश करेक्ट होगी। तो प्रोटीन किस किस में पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है मीट में, एग्स में, मिल्क यानी कि दूध में, मछली में और पल्सेस यानी कि दाल में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा फिश यानी कि मछली। नेक्स्ट, नींबू समृद्ध होता है, लेमन इज रिच इन, लेमन जो नींबू है जो खट्टा होता है वो इनमें से उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या फिर विटामिन सी। तो हमें याद रखना चाहिए कि जितने भी खट्टे सब्सटेंसेस हैं, जितने भी सार सब्सटेंसेस हैं, खट्टे पदार्थ हैं, उन सभी में विटामिन सी पाया जाता है, चाहे वो नींबू हो, चाहे वो आंवला हो, चाहे हम संतरे की बात करें तो सभी में विटामिन सी सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एनी 3 पार्ट्स फ्रॉम ए, बी, सी एंड डी इन द गिवन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हमें डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र का डायग्राम दिया हुआ है, इसमें हमें ए, बी, सी और डी को पहचानना है और उनका रोल लिखना है यानी कि फंक्शन भी लिखना है। तो कोई भी 3 को पहचानना है, हम सभी को पहचान के एक बार देख लेते हैं कि हमें सभी याद है या नहीं। पहला ये देखिए, फर्स्ट पार्ट ये है स्टमक यानी कि आमाशय। दूसरा ये है पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर। सी पार्ट जो दिया हुआ है वो है क्षुद्रांत्र या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। और डी यहाँ पर जो दिया हुआ है ये है रेक्टम, ठीक है। तो देख लेते हैं हम यहाँ पर रेक्टम यानी कि मलाशय। अब देखिए इनके काम, देखिए स्टमक में मेनली क्या होता है, डाइजेशन होता है प्रोटीन का, यानी कि प्रोटीन का पाचन होता है। गॉल ब्लैडर, पित्ताशय जो है उसमें बाइल जूस जो है वो स्टोर होता है। बनता कहाँ है बाइल जूस, लिवर में, पर स्टोरेज जो है उसका वो होता है, स्टोरेज और सिक्रेशन होता है गॉल ब्लैडर से। तो यहाँ पित्ताशय पित्त का भंडारण करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, यहाँ सारा खाना जो है वो पच जाता है और उसका फिर अवशोषण होता है किसकी मदद से, विलाई की मदद से, या फिर क्या है हिंदी में क्या बोलते हैं, दीर्घ रोम की मदद से। नेक्स्ट, रेक्टम, स्टोरेज ऑफ वेस्ट मटेरियल बिफोर एक्सक्रीशन, जो मल है उसके शरीर से बाहर आने से पहले उसका भंडारण कहाँ होता है, मलाशय में। तो ये हो गए हमारे, इनमें से कोई भी 3 आपको लिख देने हैं। इसी तरीके से और पार्ट्स के भी फंक्शन और उनको पहचानना आपको आना चाहिए, क्योंकि कोई भी पार्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, ऑब्जर्व द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 3 कार ए, बी एंड सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, विच कार इज मूविंग फास्टर एंड विच इज स्लोअर। देखिए ये ए, बी और सी का ग्राफ दिया हुआ है 3 कार्स का, हमें पता करना है कि कौन सी कार सबसे तेज चल रही है और कौन सी धीरे चल रही है। देखिए हम कोई भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लाइन खींच लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इस पर हमने ये खींच लिया। अब हम टाइम वाले से भी मैच कर लेते हैं, एक्स एक्सिस पर टाइम दिया हुआ है और हमें एक चीज पता है कि स्पीड क्या होती है, इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमने क्या किया, डिस्टेंस को फिक्स कर लिया, राइट। सबका डिस्टेंस
12 किलोमीटर ही है, सेम है। अब टाइम हम देखेंगे, सबका अलग अलग है। जिसका टाइम कम होगा उसकी स्पीड की वैल्यू ज्यादा आएगी। क्यों ज्यादा आएगी? जैसे फॉर एग्जाम्पल 10/2 ज्यादा बड़ा है या 10/5, तो क्योंकि यहाँ पर 2 की वैल्यू कम है तो जो हमारा आंसर है वो ज्यादा बड़ा आएगा। यहाँ पर 5 की वैल्यू ज्यादा है तो हमारा आंसर छोटा आएगा, राइट। तो हम यहाँ पर इसी फॉर्मूले से देखते हैं कि अगर मान लीजिए टाइम की वैल्यू जहां कम है उसकी स्पीड ज्यादा होगी, तो यहाँ पर सबसे कम टाइम की वैल्यू किसकी है? सबसे कम टाइम की वैल्यू है बी की, तो बी सबसे तेज चल रहा है। उससे ज्यादा टाइम की वैल्यू है सी की, तो सी थोड़ा उससे धीरे चल रहा है। और सबसे धीरे जो इनमें चल रही है कार, वो चल रही है कार ए। तो हम क्या कह सकते हैं? बी इज फास्टेस्ट, देन सी एंड देन ए इज स्लोएस्ट, राइट। अप्रोक्स एट विच टाइम कार बी क्रॉसेस कार ए, यानी कि लगभग किस समय पर कार बी कार ए को एक साथ होंगी, के यहाँ पर ये नहीं आएगा, कार बी और कार ए एक साथ होंगी। देखिए यहाँ पर बी और ए, बी ए था हमारा ग्राफ और ए ये है। यहाँ पर हमें इन दोनों को देखना है, ये कहाँ पर? यहाँ पर पी पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। हमसे पूछा है टाइम, तो टाइम हम नीचे मैच कर लेते हैं। अप्रोक्सीमेट टाइम बताना है तो ये हो जाएगा 1 आवर, 1 घंटा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए 0.8 और 1.2 के बीच में है, तो यहाँ पर हम इसको 1 आवर ले सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी। जब बी को सी ने क्रॉस किया तो बी कितना दूरी तय कर चुकी थी? तो बी और सी यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को क्यू पॉइंट पर, और क्यू से हमें डिस्टेंस देखना है। तो यहाँ पर ये 8 और 4 के लगभग बीच में है, तो हम इसे कह सकते हैं 6 किलोमीटर, राइट। तो इस तरीके से हमें ग्राफ पढ़ना होता है और हमें ग्राफ के आंसर्स निकालने होते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ग्राफ से रिलेटेड ही है। देखिए, रमेश वाइल गोइंग ऑन अ पिकनिक, रमेश जब पिकनिक जा रहा था, नोटेड डाउन द रीडिंग्स इन द स्पीड मेजरिंग डिवाइस ऑन द बस एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम। अलग अलग टाइम पे उसने अलग अलग डिस्टेंस और अलग अलग टाइम को नोट किया। जैसे इस तरीके से उन्होंने नोट कर रखा है कि अगर 1 घंटा हुआ तो जो बस थी वो 1 किलोमीटर चली, 2 घंटा हुआ तो 2 किलोमीटर चली। इस तरीके से उन्होंने नोट कर लिया। इन क्लास ही ड्रू द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द बस। अब वो क्लास में है तो उन्होंने इस तरीके से डिस्टेंस टाइम का ग्राफ भी बना लिया। दीज आर शोन, आपको ये दोनों डायग्राम्स में दिख रहा है। अब क्वेश्चंस देखते हैं क्या दिए हुए हैं। इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ विच क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस। एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो एक्स अक्ष पर आपको दिख रहा होगा, नीचे वाला जो अक्ष होता है ये होता है एक्स अक्ष, ऊपर वाला जो होता है ये होता है वाई। ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष पर हमें दिख रहा है कि टाइम दिया हुआ है या फिर समय को हम दर्शाते हैं। वाई अक्ष पर हमने क्या दर्शाया हुआ है? दूरी या फिर डिस्टेंस। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर क्लियर। नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बस। इस बस की चाल परिकलित कीजिए। तो सबसे पहले हमें स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। चाल का फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल का फॉर्मूला क्या हो गया? दूरी अपॉन में समय। अब यहाँ पर हमें, क्योंकि यहाँ पर नोट किया हुआ है उन्होंने, तो किसी को भी ले सकते हैं हम। जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले को ले लेते हैं, ठीक है। तो दूरी कितनी आ गई? 3 किलोमीटर। डिस्टेंस हो गया 3 किलोमीटर। टाइम क्या हो गया? 3 आवर, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा? 1 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ जाएगी, राइट। आप कोई भी लेंगे, 4/4 करेंगे तब भी आपका आंसर 1 आएगा, 5/5 करोगे तब भी आपका आंसर 1 आएगा। तो यहाँ पर हमारी स्पीड क्या आ गई? 1 किलोमीटर पर आवर या फिर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये भी हो गया। थर्ड क्या है? व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ स्पीडोमीटर, यानी कि चाल मापी यंत्र की उपयोगिता क्या है। हमने ये वीडियो जो सेक्शन 1 ए और बी है इसमें भी डिस्कस किया हुआ है कि स्पीडोमीटर और ओडोमीटर का क्या काम होता है। तो नाम से ही पता चल रहा है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर में आप स्पीड का पता लगा सकते हैं, ठीक है।
गाड़ी की क्या चाल है उसका पता आप स्पीडोमीटर की मदद से लगा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं वो समझ में आए हो। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके अपने डाउट्स आप पूछ सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसी ही और वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।